हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है शिक्षक अभिवृत्ति। टॉपिक का नाम क्या है? शिक्षक अभिवृत्ति। और शिक्षक अभिवृत्ति में भांति भांति के टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है? तो आप कहोगे इसमें एक टॉपिक तो है शिक्षण अधिगम, यानी बालकों में पढ़ाना कैसे, पढ़ने और पढ़ाने की क्रिया कौन सी है, कौन सी विधियों का इस्तेमाल करना है, एक टीचर में क्या गुण होने चाहिए, क्या गुण नहीं होने चाहिए, ये शिक्षण अधिगम पढ़ना है। इसके बाद एक टॉपिक है नेतृत्व क्षमता, एक टीचर में नेतृत्व के गुण कैसे हो और टीचर बच्चों में नेतृत्व कैसे डेवलप करे। एक टॉपिक है सृजनात्मकता, यानी टीचर क्या करे कि बालकों में क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का विकास हो। एक टॉपिक है सामाजिक कौशल या सामाजिक अंतःक्रिया, समझ रहे हो, यानी टीचर समाज के साथ कैसे अंतःक्रिया करे। एक टॉपिक है व्यावसायिक कौशल, पढ़ाना टीचर का व्यवसाय है तो कैसे पढ़ाता है, कौशल कितना है, तो व्यवसायिक कौशल। इसी तरह से एक है सीसीई, सतत और समग्र मूल्यांकन, यानी बालकों का मूल्यांकन कैसे करे, बालकों की परीक्षाएं कैसे ले। इस तरह से अलग अलग टॉपिक है। मैं फिर बताऊं, टीचर एप्टीट्यूड में हमको कुछ लिखना नहीं है। आप ये मत समझना कि सर यहाँ कुछ लिखाएंगे कुछ समझाएंगे, नहीं, हमको तो यहाँ प्रैक्टिस करनी है। आपके सामने प्रश्न होगा, 4 विकल्प होंगे, प्रश्न को पढ़ो, 4 विकल्प को पढ़ो और क्या करो, जो सबसे बेहतरीन जवाब हो, सबसे आदर्शवादी जवाब हो, उसका जवाब आपको क्या करना है, सही करना है। तो इसको हम प्रैक्टिस करेंगे रोजाना। पहले तो मैं यहाँ कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिस करूंगा इस स्मार्ट बोर्ड पे, उसके बाद मैं आपको खूब सारे टेस्ट पेपर दूंगा और कम से कम 20 टेस्ट पेपर लेकर, हाँ पुराने पेपर की भी चर्चा करूंगा मैं, कम से कम 20 टेस्ट पेपर लूंगा आपके 50-50 प्रश्नों के। और उन अरे हाँ भाई रुक जाओ, मुझे ध्यान है, उन 50 क्या कहेंगे 20 पेपर की सहायता से हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और उसके अलावा इस डिजिटल बोर्ड की सहायता से भी हम बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। टॉपिक इस समय हमारा एक चल रहा है सृजनात्मकता, तो मैं कुछ सृजनात्मकता से जुड़े हुए प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं। जैसे एक प्रश्न है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा के उपाय क्या है। प्रतिभाशाली समझ गए, जो होशियार है, जो मेधावी है, जिसका आईक्यू लेवल 140 से ज्यादा होता है, बुद्धि लब्धि 140 से ज्यादा होती है, ऐसे बच्चों को प्रतिभाशाली कहते हैं। बताओ प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या होना चाहिए? पहले तो सुन लो, शीघ्र वर्गोन्नति। शीघ्र वर्गोन्नति का मतलब है उनकी क्लास को जंप करवा दो और एक क्लास जंप करवाकर ऊपर वाली क्लास में भेज दो। यानी 8वीं में पढ़ रहा है, 9th मत पढ़ो, सीधा 10वीं में भेज दो। इसको कहते हैं शीघ्र वर्गोन्नति। एक है संवर्धित पाठ्यक्रम, यानी इनका सिलेबस बढ़िया होना चाहिए, दूसरों से बड़ा सिलेबस हो। एक है विशिष्ट कक्षा प्रतिबंध। विशिष्ट कक्षा प्रतिबंध का मतलब इनको किसी अलग से क्लास में बिठाने की आवश्यकता नहीं, उसी क्लास में बिठाओ। और एक है उपरोक्त सभी। क्या करोगे बताओ? कितने लोग ए के पक्ष में हो? कोई नहीं। कितने लोग बी के पक्ष में हो? 3-4 हाथ खड़े हुए। कितने लोग सी के पक्ष में हो? काफी सारे लोग। कितने लोग डी के पक्ष में, उपरोक्त सभी? कोई नहीं। 1 हाथ 2 हाथ खड़े हुए उपरोक्त सभी के पक्ष में। सबसे सही जवाब है प्रतिभाशाली बालकों के लिए होना चाहिए संवर्धित पाठ्यक्रम। इनका पाठ्यक्रम बहुत बढ़िया होना चाहिए और इनका पाठ्यक्रम बाकी बच्चों की अपेक्षा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो कमजोर बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, देखो अगर 8वीं क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान और नई शिक्षा नीति क्या कहती है, कमजोर बच्चों को छोटा पाठ्यक्रम पढ़ाओ और होशियार बच्चों को बड़ा पाठ्यक्रम पढ़ाओ। तो एक ही क्लास का सिलेबस अलग अलग हो और प्रतिभाशाली बालकों का सिलेबस ज्यादा बड़ा हो। तो ज्यादा सिलेबस पढ़ो, एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ो, लाइब्रेरी में पढ़ो, यानी इनका पाठ्यक्रम संवर्धित होना चाहिए। तो बताओ सही जवाब क्या होगा? बी। अब आप में से कितने लोग बी के पक्ष में थे? 3 हाथ खड़े हुए थे, ये 3 हाथ खड़े हुए, बाकी सब लोगों का जवाब गलत। तो यहां इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है। प्रश्न दिखने में बहुत आसान दिखते हैं पर गलत बहुत हो जाते हैं, समझ रहे हो? चलो अगले प्रश्न पे आओ। निम्न में से कौन सी सृजनात्मक बालक की पहचान नहीं है? परिहास प्रियता, स्वतंत्र निर्णय शकरता, संवेदनशीलता, चिंता मग्नता। पढ़ लिया ना? कौन सी सृजनात्मक बालकों की पहचान नहीं है? अब बताओ भाई कितने लोग ए के पक्ष में हो? 1 हाथ खड़ा हुआ है। कितने लोग बी के पक्ष में हो? कोई नहीं। कितने लोग सी के पक्ष में हो? कोई। 1 हाथ खड़ा हुआ है। कितने लोग डी के पक्ष में हो? कुछ लोग डी के पक्ष में हो, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया। अब देखिए, सृजनात्मक बालकों में परिहास प्रियता होती है, यानी बड़े मजाकिया होते हैं, विनोद प्रिय होते हैं, समझ लो, मजाक बहुत करते हैं। स्वतंत्र निर्णय शक्ति होती है, संवेदनशील बहुत होते हैं, समझ लो, लेकिन चिंता मग्न नहीं होते।
जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो चिंतित नहीं होते हैं, कैसे होते हैं? प्रसन्नचित्त होते हैं। तो बताओ कौन सा गलत हो गया? डी ऑप्शन। तो प्रश्न का जवाब डी के पक्ष में गया। इस तरह के यहां प्रश्न आएंगे। बताइए निम्नलिखित में से सृजनात्मकता का प्रमुख आयाम कौन सा है, यानी कौन से गुण है सृजनात्मकता में? मौलिकता, व्यवहारिकता, संवेगात्मकता या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। जो बालक सृजनात्मक होगा मौलिक होगा, मौलिक यानी किसी और की नकल नहीं करेगा, खुद के विचार होंगे। व्यवहारिक होगा, संवेगात्मक यानी अपने संवेगों पर नियंत्रण होगा। संवेग क्या? क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, है ना, डर, भय, लालच, ये सब संवेग है। तो संवेगों पर परिपक्वता होगी। इसका मतलब सही जवाब क्या है? उपरोक्त सभी। ये इसका जवाब होगा डी। अगले प्रश्न में जाओ। साहित्यिक रचनाओं के क्षेत्र में, यानी साहित्य की रचना करना चाहते हो, किताबें, गीत, कविताएं लिखना चाहते हो, तो बताओ सृजनात्मकता किस रूप में प्रकट होगी? मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, सामान्य रूप में, विशिष्ट रूप में? सफेद शर्ट वाले भाई साहब क्या कहोगे? जवाब दो। बाकी लोग बताओ भाई। इधर सबसे पीछे वाले क्या कहोगे? सी, सामान्य। इधर वाले मूर्त रूप में। मूर्त का मतलब ए, बीच वाली रो ए। डी, विशिष्ट रूप में। कितने लोग विशिष्ट के पक्ष में हो? काफी सारे। कितने लोग सामान्य के पक्ष में हो? इक्के दुक्के। कितने लोग अमूर्त के पक्ष में हो? कोई नहीं, कोई नहीं हो ना। कितने लोग, सोच लो, यूं हाथ यूं करके यूं किया है। कितने लोग मूर्त के पक्ष में हो? इक्के दुक्के लोग। जिस प्रश्न के जवाब में कोई नहीं आए वो है सही जवाब, अमूर्त रूप में। साहित्य की जब रचना करते हो ना, आप देखो एक गीतकार, एक कवि, एक लेखक जब कोई चीज लिखता है तो सबसे पहले मन में कल्पनाएं करता है, क्या लिखूं। उसको पहले से थोड़ी पता होता है क्या लिखूं, है ना। पहले सोचता है क्या लिखूं क्या लिखूं। पहले तो कोई टॉपिक सोचेगा कि यार अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, बरसात बहुत पड़ रही, तो गर्मी पे लिखूंगा मैं। अब गर्मी पे क्या लिखूं, तो तरह तरह की बातें सोचेगा, दिमाग में सोचेगा और फिर उन सोची हुई बातों को लिखता है। तो ऐसी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती है, उस न दिखती हुई चीज के बारे में सोचना और उसको लिखना, उसको क्या कहते हैं? अमूर्त। मूर्त होता है वो तो दिखाई देता है, भाई ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये पंखा है, ये अलमारी, ये सब तो क्या है? मूर्त है। अमूर्त में जो जी, गीत, कविताएं, पाठ लिखते हो वो कैसा है? वो अमूर्त है। तो बताओ साहित्यिक रचनाएं किस रूप में प्रकट होती है? अमूर्त चिंतन है। तो सबका जवाब गलत हुआ यहां पर। अगला बताओ भाई, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अभिसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से, सामाजिक बुद्धि से, स्मरण शक्ति से? एक बार पढ़ लो चारों ऑप्शन, फिर बताना सृजनात्मकता का संबंध किससे है। अर्थ अभी नहीं बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा तो आंसर पता चल जाएगा। बताओ भाई कितने लोग ए के पक्ष में हो? पीछे मत देख, एक हाथ खड़ा हुआ है। कितने लोग बी के पक्ष में हो? 2 हाथ, 3 4 हाथ खड़े हुए। चलो कितने लोग सी के पक्ष में हो? सी के पक्ष में। डी के पक्ष में? देखो स्मरण शक्ति का सृजनात्मकता से कोई लेना देना नहीं है। जो बुद्धिमान होता है ना उसमें स्मरण शक्ति ज्यादा होती है, क्रिएटिव आदमी में तो कोई स्मरण शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करता है, ये तो गलत। सृजनात्मकता में सामाजिक बुद्धि होती है, अपसारी चिंतन होता है, अभिसारी भी चिंतन भी होता है, पर सबसे ज्यादा सही जवाब है कि सृजनात्मकता अपसारी चिंतन है। अपसारी चिंतन का मतलब है केंद्र से सिरों की ओर चिंतन। केंद्र से सिरों की ओर। केंद्र से सिरों का मतलब कोई एक पॉइंट दिया उसको सोचने को, अब उसके बारे में हर एंगल से सोचेगा, हर एंगल से सोचेगा। यानी केंद्र से सोचने का तरीका किधर है? सिरों की ओर। यानी केंद्र से परे हट करके सोचता है, यानी वो अपने विचारों का प्रसार करता है। देखो अभिसारी तो क्या है? अभिसारी चिंतन का मतलब है सिरों से केंद्र की ओर, यानी किसी एक बिंदु पर फोकस होकर सोचना, किसी एक चीज पे ध्यान मग्न होकर सोचना, उसको कहते हैं अभिसारी। और अपसारी का मतलब है विचारों का प्रसार करना, समझो, विचारों का फैलाव करना। अब बताओ सृजनात्मकता में क्या है? विचारों का संकुचन है या विचारों का फैलाव है?
फैलाव है। जितना विचारों को फैलाओगे उतने ही ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हो। तो इसका मतलब अभिसारी नहीं है, सामाजिक नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन सही जवाब होगा। सृजनात्मकता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन जितना ज्यादा होगा सृजनात्मक होगे, और अभिसारी चिंतन जितना ज्यादा होगा बुद्धिमान बनोगे। तो बुद्धिमान होने के लिए कौन सा चिंतन चाहिए? अभिसारी। और सृजनात्मक होने के लिए अपसारी। बढ़िया कौन है, बुद्धिमान बालक या सृजनात्मक बालक? सृजनात्मक बालक बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान बच्चा तो 10th 12th में मेरिट में आ जाएगा, रट्टू तोता बन जाएगा। समझो, मेरिट में आ सकता है, रट्टे मार मार के डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन सृजनात्मक बालक वैज्ञानिक बनता है, आविष्कारक बनता है, इंजीनियर बनता है, समाज को नई दिशा देता है, नई नई खोजें करता है, कवि बनता है, साहित्यकार बनता है, और कुछ नहीं करेगा तो भी कोई न कोई नया काम तो करेगा ही करेगा। तो सृजनात्मक बालक भूखा कभी नहीं मरेगा। और अभिसारी वाला नौकरी नहीं लगी तो भूखा मरेगा, या टाई वाई पहन के सेल्समैन बन के नौकरी करेगा लोगों का आगे। क्यों? क्योंकि कोई नया काम नहीं कर सकते। तो बुद्धिमान होने के बजाय क्या होना जरूरी है? सृजनात्मक। तो कौन सा चिंतन? अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न देखो, एक कंडीशनल प्रश्न है कि आपकी कक्षा का एक बालक बहुत ज्यादा क्रोधी प्रवृत्ति का है और हर बात पे क्रोध करता रहता है। इस दोष के निवारण के लिए आप क्या करोगे? मन में यह सोचो कि आप मार साहब हो, टीचर हो, तो बताओ क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप उसे समझाएंगे कि क्रोध करने की क्या हानियां है। ऑप्शन बी, उसे प्रताड़ित करेंगे यानी डांटेंगे। ऑप्शन सी, बात करना छोड़ देंगे या क्लास से बाहर निकाल देंगे। सामान्यतः मार साहब लठ मारते हैं, समझ रहे हो, पर न तो क्लास से बाहर निकालना है, न बात करना छोड़ना है, न उसको प्रताड़ित करना है। तो सही जवाब क्या होगा? ए, समझाओगे। हमेशा बहुत आदर्शवादी जवाब देने। कैसे जवाब देने? आदर्शवादी, गांधी जी बन के जवाब देने आपको। अब अगले प्रश्न पे, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है, बताओ भाई। लचीलेपन का भाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग नहीं होना, गत्यात्मकता का भाव। एक ही आवाज आई भाई, एक के पक्ष में कौन हो? हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ है। देखो, लचीलापन सृजनात्मक बालक की सबसे बड़ी विशेषता है कि सृजनात्मक बालक में लचीलापन होता है। यह अभाव नहीं, गलत है, ये लचीलापन होता है। क्यों? क्योंकि सृजनात्मक बालक कभी एक बिंदु पे स्थिर नहीं रहता है। वह हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने विचारों में परिवर्तन करता रहता है, फ्लेक्सिबल होता है। लचीलापन समझ गए? फ्लेक्सिबल, रबड़ की तरह, चाहो जितना फैला लो, चाहो जितना क्या कर दो, छोटा कर दो। तो सृजनात्मकता में लचीलापन होता है, जिज्ञासा होती है, समस्या के प्रति सजग होता है। पर यहां तो क्या लिखा है? सजग ना होना, तो ये भी गलत हो गया। गत्यात्मकता का मतलब है गतिशीलता, क्रियाशीलता, बिना थके निरंतर काम को करना। तो गतिशीलता होती है, और यहां तो क्या लिखा है? अभाव, तो गलत। तो सही जवाब क्या हुआ? बी, जिज्ञासु। यह है सृजनात्मकता की विशेषता। सृजनात्मकता के पोषण हेतु, पोषण का मतलब है वृद्धि करने हेतु, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को रखना चाहिए। बताओ भाई, कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित दोनों, या पुरस्कार केंद्रित? कार्य केंद्रित का मतलब कोई न कोई काम करवाते रहो, लक्ष्य केंद्रित का मतलब है कोई न कोई टारगेट दे दो, समझो। पुरस्कार का मतलब है जितना ज्यादा इनाम और पुरस्कार दोगे सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो सही जवाब है सी, कार्य केंद्रित भी बनाओ और लक्ष्य केंद्रित भी होना चाहिए। अगर ये दोनों ही गुण आ गए तो बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता किन की विशेषता है? सोच के जवाब देना। क्या प्रतिभाशाली बालक की, क्या सामान्य बालकों की, क्या सृजनात्मक बालकों की, या आपको लगता है इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सुनो, समस्या के अर्थ को जानना, वातावरण की दोषों, कमियों और रिक्तियों, रिक्तियों का मतलब ये क्या कमी है, उनके बारे में जानना, ये सारे सृजनात्मक बालकों की विशेषता है। क्योंकि सृजनात्मक बालक हमेशा जैसे ही उनके सामने कोई समस्या आएगी, है ना, तो उसके समस्या के कारणों की खोज करेंगे। भाई कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ, और फिर दोषों, कमियों, उन सब के बारे में सोच के निवारण करेंगे। तो सही जवाब क्या होगा? सी, ये सृजनात्मक बालक की विशेषता है। अगला ये,
सृजनात्मकता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? एक के पक्ष में कितने लोग हो? एक के पक्ष में कोई नहीं, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ ना, फिर मत कहना मैंने हाथ खड़ा किया था। एक हाथ खड़ा। बी के पक्ष में कितने हो? व्याख्यान के पक्ष में कोई नहीं। सी के पक्ष में कुछ जने। डी के पक्ष में, उपरोक्त सभी के पक्ष में। सरकारी जवाब है, हाथ खड़ा कर दो। सरकारी जवाब हर बार सही नहीं होता है भाई साहब, गलत जवाब है, गलत जवाब है। उपरोक्त सभी गलत, दृश्य श्रव्य गलत, व्याख्यान गलत। शुद्ध जवाब है ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उद्देलन। हिंदी में और क्या नाम है इसका? मस्तिष्क उद्देलन, या इसको हिंदी में एक नाम और कहते हैं झंझावत विधि। झंझावत होता है ना, तूफान, बतूलिया, तो इसको झंझावत विधि कहते हैं। अंग्रेजी में नाम क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, और हिंदी में विचारावेश, विचारों का आवेश। अब देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कहता है। एक अमेरिकी व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्स आसबर्न। नाम क्या था? अलेक्स आसबर्न, एक अमेरिका का था। और इस अलेक्स आसबर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि दी है। ये बच्चों को पढ़ाने की एक शिक्षण विधि है। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या कहता है कि कभी भी बच्चों को समस्या का समाधान मत बताओ, कभी भी बच्चों को कोई अर्थ मत बताओ, बच्चों के सामने तो समस्या रख दो आप, और बच्चों को खुद खोजने को प्रेरित करो। जैसे आपने बच्चों के सामने समस्या रखी कि हे बच्चों, इस समय गर्मी का मौसम है और फिर भी बारिश हो रही ना, सीजन तो है गर्मी की, समझ रहे हो, और हो क्या रही है? बरसात हो रही है। क्यों हो रही है? अब बच्चे कहेंगे सर नहीं पता क्यों हो रही है, आप कारण बताओ। तो आप क्या कहोगे? मैं कारण नहीं बताऊंगा, तुम बताओ सब कारण। अब अलग अलग बच्चा खड़ा होकर अलग अलग जवाब देगा, सर इस कारण हो रहा है, सर इस कारण हो रहा है, सर इस कारण हो रहा है। अब आप क्या कहोगे? घर जाओ, नेट पे देखो, मोबाइल पे चेक करो, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरी में जाओ, जैसे भी पता लगाओ, और कल वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इस समय राजस्थान में बरसात क्यों हो रही है जबकि गर्मी की सीजन है। अब बच्चे में क्या हो गया? जिज्ञासा ही, यार ऐसा क्या कारण है। अब बच्चा नेट को देखेगा, गूगल को देखेगा, किसी और से पूछेगा और समस्या के समाधान करके लाएगा। जब बच्चा खुद खोजता है किसी बात को मेहनत करके, तो वो जीवन भर उसको याद रहता है। मार साहब अगर बता दे अगले दिन भूल जाएगा, और खुद मेहनत करके ढूंढे तो जीवन भर याद रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी बालकों के मस्तिष्क में यूं विचारों का तूफान उत्पन्न करो, बालकों के मस्तिष्क में जिज्ञासा उत्पन्न करो, और बालकों को स्वयं करके खोजने पर प्रेरित करो। इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। तो बताओ सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। और हिंदी में क्या कहते हैं? मस्तिष्क उद्देलन या झंझावत विधि, तूफानी विधि। किसने दी? अलेक्स आसबर्न ने दी। ये है इसका सही जवाब। तो ए जवाब सही है इसका। किसी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने का उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? अब सरकारी जवाब दो, देखें उपरोक्त सभी, सोच के जवाब देना। निरंतरता का परीक्षण, लोचनीयता का परीक्षण, मौलिकता का परीक्षण, या उपरोक्त सभी। कितने लोग उपरोक्त सभी के पक्ष में हो? अरे अभी झटका खाया उपरोक्त सभी में। सोच के जवाब देना। कितने लोग डी के पक्ष में हो? अभी भी इतने लोग डी के पक्ष में हो। पक्का डी होगा? और सोच लो, हाथ नीचे कर सकते हो अभी भी। डी ही सही जवाब है। किसी भी बालक में सृजनात्मकता की जांच करने के लिए यह देखते हैं कि बालक के विचारों में निरंतरता कितनी है, बालक में लोचशीलता कितनी है, और बालक में मौलिकता कितनी है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आइए, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? यानी क्या करने से क्रिएटिविटी डेवलप होगी? ये चार ऑप्शन आपके सामने, खुद पढ़ो और फिर सोच के बताना। पढ़ लिए चारों सवाल, चारों ऑप्शन पढ़ लिए। बालकों में सृजनात्मकता के पोषण के लिए यानी वृद्धि करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षण देना चाहिए। बताओ देना चाहिए नहीं? हाँ देना चाहिए, ठीक जवाब है। बी देखो, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभा
यानी हर बालक के अंदर जन्मजात प्रतिभा छिपी हुई है, उस प्रतिभा का क्या करो, पोषण करो, यानी उस प्रतिभा को, अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालो और बालकों को प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराओ, यानी जिज्ञासु बनाओ। बताओ होगा या नहीं होगा। तीसरा, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से ही, यानी जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करे, पढ़ना शुरू करे, तभी से ही उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। होगा क्या? उपलब्धि के लक्ष्य का मतलब बेटा क्लास में टॉप आना है, 10 में से 10 नंबर लाने हैं, 100 में से 100 नंबर लाने हैं, और आधा नंबर भी कट गया तो टांगे तोड़ दूं तेरी। कैसा होना चाहिए? हरगिज नहीं होना चाहिए। नंबरों की मारामारी में बच्चों को नहीं फंसाना है। और चौथा, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए विद्यार्थियों को क्या करो, कोचिंग करो। नहीं करानी कोचिंग, ट्यूशन बिल्कुल नहीं कराना। तो सी और डी दोनों ही गलत। तो सही क्या? ए और बी। अब बताओ दोनों में से बेहतर कौन? बी ज्यादा बेहतर है। यह है प्रश्न का सही जवाब। यानी बालकों के अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालो, प्रश्न करने को प्रेरित करो, जिज्ञासु बनाओ उनको। कितने लोग ईमानदारी से बताना बी के पक्ष में थे? आधे लोग हैं। हाँ चलो अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। सृजनात्मकता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किन धातुओं पर, यानी किन तत्वों पर बल दिया जाता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, विस्तारण या उपरोक्त सभी? देखो जब भी आप सृजनात्मकता का माप करोगे तो ये देखोगे बच्चे में फ्लुएंसी कितनी है, धारा प्रवाहिता यानी कितना विचारों को मिला करके बात करता है। फिर ये देख तो उसमें लचीलापन कितना है, विचारों में परिवर्तन कितना करता है। विस्तारण का मतलब है अपने विचारों का फैलाव, विस्तार कितना करता है। तो तीनों ही सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। सृजनात्मकता की पहचान किससे हो सकती है? रूढ़िवादी व्यवहार से? नहीं। चित्रकला से? हां हो सकती है, चित्रकला से क्रिएटिविटी पकड़ में आती है, ध्यान रखना है। नवीन परिणामों से? बिल्कुल होती है। संगीत से? ना, संगीत रट्टू विद्या है। तो बताओ बी और सी में से सही जवाब सी। नवीन परिणाम जितने ज्यादा आएंगे सृजनात्मकता उतनी अधिक होगी। सृजनात्मकता का संबंध निम्न में से किससे है? इसका जवाब दो आप। तो बताओ भाई, सृजनात्मकता का संबंध किससे? आत्मनिर्देशन से, आत्म अनुभूति से, आत्म अभिव्यक्ति से या आत्म प्रताड़ना से? इस बार भांति भांति के जवाब आ रहे हैं। कितने लोग एक के पक्ष में हो, आत्मनिर्देशन यानी बच्चा स्वयं ही निर्देशित करके क्रिएटिविटी प्रकट करता है, 5-7 जवाब आए। आत्म अनुभूति यानी क्रिएटिविटी तो अपनी आत्मा के अंदर से अनुभव करने की चीज है, 2-3 हाथ खड़े हुए पर हाथ नीचे कर दिए तो देख के। सी आत्म अभिव्यक्ति यानी सृजनात्मकता तो अपने अंदर की गुणों को बाहर अभिव्यक्त करने का अवसर है, कुछ लोग आए। और आत्म प्रताड़ना, इसके पक्ष में कौन हो? अरे नहीं होना है। आत्म प्रताड़ना यानी खुद को डांटना, खुद को गालियां देना, नालायक है तू, निकम्मा है तू, धरती पे बोझ है तू, बिल्कुल नहीं। आत्म प्रताड़ना तो बिल्कुल गलत। ये तीनों ही सही है, लेकिन तीनों में से ज्यादा सही है आत्म अभिव्यक्ति। सृजनात्मक बालक अपने अंदर के ज्ञान को बाहर अभिव्यक्त करता है, बाहर प्रकट करता है। कितने लोग सी के पक्ष में थे? अरे इतने नहीं थे भाई, ये इधर लड़कियां ने हाथ खड़ा किया, बीच में कोई लोग हाथ खड़े किए थे। तो और तुम लोग तो किसी और के पक्ष में थे भाई, ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए। हाँ पलटू मत बनो ऐसे। सही जवाब है यहां सी, आत्म अभिव्यक्ति। अगला देखो, कथन जो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प पढ़ो, कौन सा संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता 2 वस्तुओं और विचारों को मिलने से बनती है। सृजनात्मकता व्यक्ति को श्रेष्ठ कलाकार बनाती है। सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का प्रणयन होता है। सृजनात्मकता व्यक्ति का मौलिक गुण होता है। पहले तो पढ़ लिए 4 ऑप्शन। ए के पक्ष में कितने लोग हो? कुछ लोग। बी के पक्ष में कुछ लोग। सी के पक्ष में कोई नहीं। डी के पक्ष में कुछ जने, 1-2 जने। अब सुनिए, कौन सा कथन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान रखना है। सृजनात्मकता व्यक्ति का मौलिक गुण होता है। होता है नहीं होता है? मौलिकता होती है। सृजनात्मकता में नवीन वस्तु का प्रणयन होता है, यानी नई नई वस्तुएं बाहर निकल के आती दिमाग से, होता है। वस्तुओं का मतलब हाथ से नहीं, दिमाग से नए नए आइडियाज आते हैं, होता है।
सृजनात्मकता व्यक्ति को श्रेष्ठ कलाकार बनाती है नहीं? चित्रकार, गीतकार, संगीतकार, वास्तुकार, डिजाइनर बनता है, पर सृजनात्मकता दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाने से नहीं बनता है, क्योंकि नकल नहीं है कि इधर उधर का बना के जोड़ दिया, मन से करनी पड़ती है हर चीज। तो क्या नहीं होगा? ए ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे जवाब सही होंगे। मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग सृजनात्मकता को मापने का एक परीक्षण है। इसको मिनीसोटा परीक्षण कहते हैं। अमेरिका का एक शहर है मिनीसोटा, शहर का नाम क्या है? मिनीसोटा। इस मिनीसोटा के नाम पर टेस्ट का नाम है मिनीसोटा टेस्ट या मिनीसोटा परीक्षण। टेस्ट का पूरा नाम है मिनीसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। बताओ ये परीक्षण किसने बनाया? टॉरेंस ने बनाया। कैसे पता चला? सही जवाब है टॉरेंस। और इसी टॉरेंस ने इस मिनीसोटा टेस्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया? टीटीसीटी रख दिया। टीटीसीटी की पूरी नाम टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, ये इसका पूरा नाम, टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। और पहले इसका नाम था मिनीसोटा परीक्षण। तो मिनीसोटा नया नाम, टीटीसीटी किसने दिया? ये टॉरेंस ने दिया। कब दिया? 1958 में परीक्षण दिया। कहां का था टॉरेंस? अमेरिका था। भारत में सृजनात्मकता को मापने का परीक्षण किसने दिया? भारत में सृजनात्मकता को मापने का परीक्षण, एक तो ये पासी, बीके पासी, पूरा नाम क्या था? बीके पासी, इसने एक टेस्ट दिया, और एक मनोवैज्ञानिक था बाकर मेहंदी, उसने दिया। तो टेस्ट दो है भारत में, पासी परीक्षण और मेहंदी परीक्षण टेस्ट है। और इन टेस्ट की सहायता से आप किसी भी बच्चे की क्रिएटिविटी का मापन कर सकते हो। जब आप बीएसटीसी करने जाओगे ना, तब ट्रेनिंग के दौरान आपको ये टेस्ट सिखाएंगे, है ना? आपको कुछ पेपर देंगे, टेस्ट होंगे। इस टेस्ट को लेकर आप किसी एक बच्चे पर टेस्ट करोगे और ये पता लगाओगे कि इस बच्चे में क्रिएटिविटी कितनी है। तो भारत में किसने दिए टेस्ट? पासी और बाकर मेहंदी ने। और सबसे पहला परीक्षण अमेरिका के टॉरेंस ने दिया। परीक्षण का नाम क्या था? मिनीसोटा परीक्षण। समझ लो। अब इसका नाम क्या है? टीटीसीटी। पूरा नाम क्या है? टॉरेंस टेस्ट फॉर क्रिएटिव थिंकिंग। इस परीक्षण से बालकों की सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। ठीक है, आ जाएं अगले सवाल पर। एक शिक्षक बालकों में सृजनात्मकता का बीजारोपण कर सकता है यदि वह अपने बालकों में डैश डैश डैश। बताओ भाई। क्या करे कि बालकों में सृजनात्मकता विकसित हो जाए? बुद्धि के अनुकूल सीखने की क्षमताओं का विकास, समस्या समाधान संबंधी तथ्यों का प्रशिक्षण, अवमूल्यन का विकास और पाठ्य सहगामी क्रियाओं से पलायन करने की प्रवृत्ति। बताइए, ए के पक्ष में कितने लोग हैं? एक दो हाथ खड़े हुए हैं। बी के पक्ष में काफी हाथ। सी के पक्ष में कोई नहीं। डी के पक्ष में नहीं करना। डी को क्यों नहीं करना? सुनो, आपने प्रश्न को समझा नहीं। सुनो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से पलायन। पलायन का मतलब दूर हटना। सृजनात्मकता में तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की ओर बढ़ते हैं, है ना? पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या? करिकुलम एक्टिविटी, गीत, संगीत, चित्रकला, वाद विवाद, कंपटीशन होते हैं ना, ये टूर, पिकनिक, बाल सभाएं, इनको कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो उस पाठ्य सहगामी क्रियाओं से सृजनात्मकता बढ़ती है। पर ऑप्शन क्या लिखा है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से पलायन। पलायन का मतलब दूर भागना। तो ऑप्शन गलत हो गया ये तो। ठीक है। अवमूल्यन का विकास, ठीक है ना? एक तो होता है आत्मा का विकास करना, उन्नति, और उन्नति का ठीक उल्टा क्या होता है? अवनति। और अवनति को हिंदी में क्या कहते हैं? अवमूल्यन। अखबार में अक्सर पढ़ते हो ना, रुपए का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन होने का मतलब रुपए की कीमत गिर गई। 100 रुपए लेके मार्केट में जाओ और 1 लीटर दूध आता है। अब आपको, अरे भाई 100 रुपए दे रहा हूं, पर वो कहेगा भाई साहब महंगाई बढ़ गई है, तो 1 लीटर दूध ही आया, यानी रुपए की कीमतें घर गई ना, तो उसको कहोगे अवमूल्यन हो गया है। और जब कीमतें बढ़ती है तो कम पैसों में ज्यादा चीज आती है आपके पास, तो अवमूल्यन भी नहीं होगा। अब देखो, बुद्धि के अनुकूल सीखने की क्षमता सही है और समस्या समाधान संबंधी तथ्यों का प्रशिक्षण दोनों ही सही है, पर ज्यादा सही जवाब है बी।
आप बालकों में सृजनात्मकता विकसित करना चाहते हो तो समस्या का समाधान करने की योग्यता जितनी ज्यादा होगी, सृजनात्मकता उतनी अधिक होगी। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। और आप में से अधिकांश बी के पक्ष में थे। बहुत बढ़िया भाई, बधाई आपको। अगले प्रश्न में आओ। सृजनात्मकता उपस्थित होगी यदि एक व्यक्ति, बताओ क्या होगा तो सृजनात्मकता होगी? सृजनात्मकता उपस्थित होगी यदि एक व्यक्ति क्या करे कि उसमें क्रिएटिविटी बढ़े? 4 ऑप्शन एक बार पढ़ लो फिर बताओ। ये छोटू कहां खोया हुआ है? जो सेलेक्ट कैंडिडेट उनकी फोटोएं देख रहा है। ये आईएएस बन गया, ये थानेदार बन गया। मैं तुम्हें ही कह रहा हूं छोटू उस्ताद, व्हाइट शर्ट के पास वाला। हाँ हाँ, तुम्हें ही कह रहा हूं, इधर उधर देख रहे हो ना, ये फोटोएं देख रहे हो अखबार में सेलेक्ट लोगों की। अरे कल को तुम्हारी फोटो होगी यहाँ पर, होगी या नहीं होगी? कल को किसकी फोटो होगी? हाँ, तुम्हारी होगी। चलो, और ये तुम्हारे सामने फोटो लगी नहीं, सब परिज्ञान के स्टूडेंट है ना। वो सबसे ऊपर कलेक्टर साहब है, ये दोनों आरएस अधिकारी, ये इधर थानेदार साहब है। तो ये आप ही की तरह के स्टूडेंट थे ना, पीछे बैठते रहे टेबल पर। और आज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। कल को तो आज आप यहाँ बैठो और कल को हो सकता है आपकी फोटो भी यहाँ छपेगी, है ना। थोड़ी मेहनत करनी है इसके लिए आपको। अब बताओ कितने लोग ए के पक्ष में हो? कई सारे हाथ ए के पक्ष में। कितने लोग बी के पक्ष में हो? कुछ लोग, बड़ा कॉन्फिडेंस है बी वालों में। सी के पक्ष में कोई नहीं, डी के पक्ष में कोई नहीं। सी और डी तो बिल्कुल ही गलत है। असामान्य विचारों से विचलित हो जाना नहीं, और दबाव आ जाना नहीं, ये भी नहीं होगा। सही जवाब है ए, असामान्य किंतु प्रासंगिक विचारों और तथ्यों के साथ संबंध स्थापित करने में सक्षम हो। अगर ये गुण आ गया तो सृजनात्मकता होगी। बुलेटिन बोर्ड पे कार्यों से छात्रों को क्या लाभ पहुंचता है? बुलेटिन बोर्ड समझ लोगे? बुलेटिन बोर्ड क्या? स्कूल के बाहर एक ग्रीन बोर्ड लगा रहता है जिस पे आप कोई कथन विचार लिखते हो, कोई चीज बना के चिपकाते हो, करते ना एक्टिविटी स्कूल में होती है बोर्ड के ऊपर, उसको कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पे काम करने से छात्रों को क्या लाभ पहुंचता है? ए के पक्ष में कितने लोग? बी के पक्ष में कुछ जने, सी के पक्ष में काफी सारे, डी के पक्ष में। सही जवाब है सृजनात्मक शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि आप तरह तरह के चार्ट मॉडल है ना बना बना के वहां बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगाते हो, इससे आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। सही जवाब होगा सी। अगला, सृजनात्मकता के अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत का जनक कौन? और मुझे लगता है ये चारों ही नाम नहीं सुने आपने, फिर भी तुक्का मार के तो देखो। कितने लोग ए के पक्ष में हो? ए बोला है किसी में से? हाँ, 2 हाथ खड़े हुए। कितने लोग बी के पक्ष में हो? कौफा ने कहा है। कुछ लोग। कितने लोग सी के पक्ष में हो? कितने लोग डी के पक्ष में हो? अब सुनिए, अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत दिया है मैक्स वर्दीमर ने, जिसको कहा ना आपने वर्दाइमर, है ना, इसका वास्तव में नाम तो है मैक्स वर्दीमर, बोलचाल में इसको कह देते हैं वर्दाइमर। इस मैक्स वर्दीमर ने अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टिवाद को सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। यह कहता है कि जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है ना, तो व्यक्ति सोचता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और अचानक उसके दिमाग से आइडिया आता है। समझ रहे हो? जो आइडिया आया ना अचानक से, यानी अंतर्दृष्टि आई, सूझ आई। ये सूझ सोते जागते उठते बैठते कभी भी आ सकती है। और वर्दाइमर ये कहता है कि जब आप सुबह सुबह नींद से उठने के बाद टॉयलेट और पोटी में बैठे होते हो, उस समय आप में सबसे ज्यादा सूझ आती है, उस समय आपको सबसे ज्यादा आइडियाज आते हैं। बताओ आते हैं नहीं आते? जब टॉयलेट और पोटी में बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे रात भर आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है नींद में, और सुबह वो सारे विचार आइडिया के रूप में बाहर आते हैं। तो दिमाग से जो आइडिया निकला, इसको क्या कहते हैं? सूझ। और शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि। इंग्लिश में कहते हैं इनसाइट थ्योरी। तो बताओ अंतर्दृष्टिवाद का सिद्धांत किसने दिया? वर्दीमर ने दिया। तो सही जवाब ए के पक्ष में। यदि एक व्यक्ति अपने तर्क से, अपने चिंतन से और अन्य व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन करने की योग्यता रखता है, तो बताओ कौन है वो व्यक्ति जो दूसरों के विचारों को बदल दे?
जो गंजे आदमी को भी कंगा खरीदने को मजबूर कर दे। गंजे आदमी को कंगा खरीदने को मजबूर कर दे। कौन है वो? अरे वो सृजनात्मक है, समझ रहे हो? तो बुद्धिमान नहीं है, अंतःक्रिया करने वाला नहीं है, बेवकूफ बनाने वाला भी नहीं है। कौन है? क्रिएटिव है। ये है सही जवाब। सृजनात्मकता मुख्य रूप से पाई जाती है नवीन रचना या उत्पादन, रूढ़िवादिता, विषय वस्तु की व्याख्या या कूटपाद। कूटपाद का मतलब है किसी बात को संकेत में प्रकट करना या सीधा नहीं बोल के घुमा फिरा कर कहना। जैसे मैं कह दूं शाम के 5 बज गए, अब आपको कि गुरुजी 5 बजने का मतलब क्या? तो मैंने कोड वर्ड में बोला है ना। आतंकवादी कहते हैं ना 1 किलो हथियार लाना, यूं थोड़ी कहेंगे हथियार लेकर आना, गोला बारूद लेकर आना। उनको पता है पुलिस वाले मोबाइल को ट्रेस कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? 1 किलो आम लेकर आना, और हाँ लंगड़े आम लेकर आना। अब हो सकता है 1 किलो आम और लंगड़े आम, कोड वर्ड में वो AK-47, समझ लो। तो कूट संकेतों में बात करते हैं, उसको एना कोडिंग कहते हैं। बताओ सृजनात्मक बालक क्या करता है? नवीन रचना या उत्पादन प्रस्तुत करता है, नए नए थॉट, नए विचार, नए आइडियाज देता है। तो ए जवाब सही है इसमें। किसी समस्या के भावी परिणाम का विश्लेषण करने के लिए व्यक्ति को उत्साहित करने पर उस पर सृजनात्मकता से संबंधित क्या प्रभाव पड़ता है? पहले तो प्रश्न को पढ़ो, चारों ऑप्शन देखो और फिर जवाब दो। अरे पहले पढ़ तो लो। पढ़ लिए चारों ऑप्शन? ए के पक्ष में कितने लोग हो? 1। पीछे आप भी हो टी शर्ट वाले भाई? हाँ 2 हाथ। बी के पक्ष में पीछे वाले 2 हाथ खड़े हुए हैं। सी के पक्ष में कोई नहीं। डी के पक्ष में काफी सारा हाथ। बिल्कुल सही जवाब है डी। स्वयं में सृजनशीलता से संबंधित विचार व्यक्त करने में सहायक होंगे, यह है इसका सही जवाब। बच्चों में सृजनात्मकता का मापन करने के लिए कौन सा उत्तम परीक्षण नहीं है? किसी अधूरी आकृति या चित्र पर कहानी लिखवाना, पहाड़े लिखवाना, वस्तु को एक नए क्रम में व्यवस्थित करना, वृत्त की दी हुई सीमा के अंतर्गत आकृति पूरी करना। बच्चों में सृजनात्मकता का मापन करने का कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा परीक्षण सही नहीं? देखो नहीं लिखा ना। ए के पक्ष में कितने लोग? 3-4 जने। मैं आपको बताऊं, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए बच्चों को कोई आधी अधूरी चित्र या कुछ दिखाते हैं और उस पर कहानी लिखने को कहते हैं। दी हुई उस चित्र के ऊपर जितनी ज्यादा कहानियां लिखोगे यानी सृजनात्मकता उतनी ज्यादा है आपके अंदर। तो बताओ ये होगा या नहीं होगा? होगा। पहाड़े लिखवाना, अरे रट्टू काम है पहाड़े लिखना। तो भाई पहाड़े याद कर लिए और याद किए हुए पहाड़े लिख रहे हो, अब बताओ काहे की क्रिएटिविटी हुई? नींद में उठा के भी पूछे बोल 10 का पहाड़ा, तो आता है आपको तो 10 का पहाड़ा। तो पहाड़े लिखना या पहाड़े बोलना क्रिएटिविटी का प्रतीक नहीं है, समझ लो। फिर किसी वस्तु को नए क्रम में व्यवस्थित करना, कोई वस्तु दी और उसको तोड़ फोड़ जोड़ करके नई नई चीजें, नई नई आकृतियां बना रहे हो, क्रिएटिविटी है। और वृत्त की दी हुई सीमा के अंतर्गत अगर बहुत सारी आकृतियां बना रहे हो, आप क्रिएटिव हो। तो बताओ क्या क्रिएटिविटी नहीं है? पहाड़े लिखना या पहाड़े बोलना कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये तो रट्टू ज्ञान है। अंतिम प्रश्न आज का, सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? सही है, ध्यान रखना है ना। सृजनात्मकता और बुद्धि के सहसंबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चार ऑप्शन पढ़ लो पहले, सोच समझ के जवाब दो। कितने लोग ए के पक्ष में हो? व्यक्ति जितना बुद्धिमान है उतना ही सृजनात्मक है। हो कोई समर्थन में? गलत बात है। ज्यादा बुद्धिमान होना ज्यादा सृजनात्मकता का प्रतीक नहीं है, बिल्कुल गलत। दूसरा, बुद्धि परीक्षणों से सृजनात्मकता का सही मापन हो सकता है, गलत। बुद्धि परीक्षणों से बुद्धि का मापन होता है।
सृजनात्मकता का मापन करने के लिए अलग परीक्षण है, तो बुद्धि अलग है और सृजनात्मकता अलग है, एक से दोनों का परीक्षण नहीं हो सकता, गलत। सृजनात्मक होने के लिए औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, सही जवाब है। कल ही आपने पढ़ा है कि सृजनात्मक होने के लिए कुछ बुद्धि तो होनी चाहिए, यानी औसत से अधिक बुद्धि होनी चाहिए, ज्यादा भले ही नहीं हो पर कुछ लिमिट तो होनी चाहिए। बुद्धि परीक्षणों और सृजनात्मकता के परीक्षणों की विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है, गलत। अंतर होता है, बुद्धि परीक्षण अलग होते हैं और सृजनात्मक परीक्षण अलग होते हैं। तो सही जवाब सी। अब ईमानदारी से बताओ कितने सी के पक्ष में थे? पीछे वाले 2-3 हाथ खड़े हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो पूरी क्लास का जवाब गलत हुआ, 3 बच्चों का जवाब सही। ये है सही जवाब। तो आप समझ गए, इस तरह के प्रश्न आएंगे। फिलहाल तो मैं अगले कुछ दिनों तक इस तरह से इस स्मार्ट बोर्ड पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अरे पीछे वाले बंधुओं सुनो, अरे बंधुओं सुनो, फिलहाल कुछ दिनों तक तो एक एक टॉपिक पर मैं आपसे इस तरह की प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद हर दिन मैं आपको 50-50 प्रश्न दूंगा टेस्ट के। तो आपको क्या करना होगा, उस टेस्ट पेपर पे ओमार सीट की सहायता से टेस्ट देना है, ताकि हम फिर आपकी ओमार चेक करके एक एक आंसर देखेंगे कि 50 में से आपके कितने नंबर सही आ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक एक टॉपिक पे इस तरह से टेस्ट ले लेंगे, फिर 20 यहां इस तरह से टेस्ट ले लेंगे ओमार शीट वाले, तो आपकी पूरी शिक्षक अभिरुचि क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी, ताकि असली एग्जाम में आपके कोई सवाल गलत नहीं हो या कम से कम आपके प्रश्न गलत हो। तो आज अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वापस कल किसी और टॉपिक के साथ।